बहुत पहले एक छोटे से गांव में काजल नाम की एक लड़की रहा करती थी। आमों का सीजन चल रहा था तो काजल की माँ काजल के लिए आम लेकर आती है और उसे आम खाने को देती है। काजल वो आम घर के बाहर बैठकर खा रही होती है, तभी उसकी दोस्त आरती वहाँ आ जाती है और काजल से बोलती है, अरे वाह काजल, इन आमों में से तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। कितने अच्छे आम है, पीले पीले। इन्हें देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। प्लीज काजल, मुझे एक आम खाने के लिए दे दो। अरे अरे ना बाबा ना, मैं ये आम तुम्हें खाने के लिए नहीं दे सकती। ये आम मेरी माँ मेरे लिए बहुत दूर से लाई है। तुम्हें क्या पता आमों के बारे में? तुम जैसे गरीब आम नहीं खा सकते। जाओ, मैं नहीं दूंगी तुम्हें आम। अरे प्लीज काजल, दे दो ना थोड़ा सा, मेरा बहुत मन कर रहा है आम खाने का। अरे क्या मुसीबत है, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आया? मैं ये आम किसी को नहीं दूंगी। इतने महंगे आम खाने के लिए किस्मत चाहिए होती है, जो तुम्हारे पास नहीं है। अरे प्लीज काजल, चाहे एक टुकड़ा ही दे दो, मेरा बहुत मन कर रहा है। प्लीज दे दो ना। नो नो नो, मैं तुम्हें ये कभी नहीं दूंगी। चली जाओ यहाँ से। बेचारी आरती की लाख मिन्नतों के बाद भी काजल उसे एक भी आम का टुकड़ा नहीं देती है और उसे बेइज्जती करके वहां से भगा देती है। फिर बेचारी आरती अपने घर उदास बैठी होती है तो उसकी माँ उसे उदास देखकर उससे बोलती है, अरे क्या हुआ आरती, इतनी उदास क्यों बैठी हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? हाँ माँ, वो मेरी सहेली है ना काजल, वो आम खा रही थी। मैंने उससे आम मांगे तो उसने मुझे आम नहीं दिया और बेइज्जती करके वहाँ से भगा दिया मुझे। अपनी बेटी को इतना उदास और मायूस देखकर उसकी माँ उससे बोलती है, बस इतनी सी बात? अरे बस इतनी सी बात के लिए मेरी गुड़िया उदास है? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें आम खिला कर लाती हूँ। फिर उसकी माँ उसे नाव में बिठाकर नदी में ले जाती है। अरे माँ, अब मैं समझ गई कि तुम मुझे नदी में क्यों लाई हो। हम सुबह से शाम तक मछलियाँ पकड़ेंगे और उन मछलियों से जितने पैसे होंगे उनसे हम आम खरीद लेंगे, है ना माँ? मैं सही कह रही हूँ ना? अरे नहीं गुड़िया, ऐसी बात नहीं है। यहाँ नदी के बीचों बीच एक आम का जादुई पेड़ है। अगर आज तेरी किस्मत अच्छी हुई तो उसमें आम जरूर मिलेंगे। फिर कुछ दूर आगे चलते ही उन्हें एक आम का लदा हुआ पेड़ बीच नदी में खड़ा दिखाई देता है। अरे वाह माँ, इसमें तो बहुत से आम लगे हुए हैं। ये देखकर मेरे मुंह में तो पानी आ गया है। अब तो मैं ये सारे आम लेकर जाऊंगी यहाँ से। हाँ बेटा, मैंने तुझसे कहा था ना कि ये जादुई आम का पेड़ है, लेकिन हम सिर्फ इसमें से एक ही आम ले सकते हैं। अरे क्यों माँ, इसमें से सिर्फ एक आम क्यों? हम तो इसमें से सारे आम तोड़ लेंगे और गाँव ले जाकर इन आमों को बेचेंगे और बहुत पैसे कमाएंगे। अरे नहीं मेरी गुड़िया, लालच बुरी बला है। तुम सिर्फ एक ही आम तोड़ कर लाना। अब जल्दी जाओ, मैं यहीं बैठी हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। जल्दी जाओ और जल्दी आओ। अरे लगता है माँ का दिमाग खराब हो गया है। इस पे तो इतने सारे आम लग रहे हैं और मुझसे सिर्फ एक आम तोड़ने को कहा है। जब हम इतनी मेहनत करके यहाँ आए हैं तो मैं तो सब आम तोड़ कर लेके जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इतना बोलकर महक सारे आम तोड़कर नाव में रख लेती है और देखती है कि उसकी माँ सोई हुई होती है। नाव में आम रखने से नाव जो है डूबने लगती है क्योंकि उसमें वजन बहुत ज़्यादा था। फिर आरती अपनी माँ को आवाज़ देती है, अरे माँ जल्दी उठो, हमारी नाव डूब रही है। जल्दी देखो, ये डूब रही है। जैसे ही उसकी माँ उठती है वह नाव को डूबता देख डर जाती है और बोलती है, अरे बेटी, तुमने ये क्या किया? मैंने तुमसे मना किया था ना कि सिर्फ एक ही आम तोड़ कर लाना। देखो अब तुम्हारी लालच के चक्कर में हमारी नाव डूब रही है। अरे माँ, अब कुछ तो करो। अब हम कैसे बचेंगे? ये नाव तो डूबती ही जा रही है। उन दोनों की ये सारी बातें सुनकर नदी का जिन नदी से बाहर निकल आता है। फिर आरती की माँ खुद को बचाने के लिए उस जिन से गुजारिश करने लगती है और फिर उस जिन को भी दया आ जाती है और वह बोलता है, हा, देखो मैं तुम्हें ये नदी तो पार करा सकता हूँ, लेकिन मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, इसलिए नाव पार कराते कराते तुम्हें मुझे कुछ न कुछ खिलाना पड़ेगा, और अगर तुमने मुझे कुछ नहीं दिया तो मैं तुम दोनों को मार कर खा जाऊंगा। इस पर आरती बोलती है, हाँ हाँ, हमें मंजूर है।
मैं तुम्हें बहुत से आम खिला सकती हूँ। देखो हमारे पास बहुत आम है, बस तुम हमें ये कैसे भी नदी पार करा दो। फिर वो जिन उस नाव को खींचने लगता है और आरती उसे आम खिलाती जाती है। ऐसे ही वह नदी पार करा देता है। नदी पार होते होते वह जिन सारे आम खा जाता है, सिर्फ एक ही आम बचता है। शुक्रिया जिंजी, जो तुमने हमें इस नदी से पार करा दिया, नहीं तो आज तो हम डूब ही जाते। हो, अरे तुम चिंता मत करो, इस आम में तुम्हारी किस्मत छुपी हुई है। तुम टेंशन मत लो, तुम आराम से घर जाओ। फिर ऐसे ही चलते चलते काफी देर के बाद वह दोनों अपने घर पहुंच जाती हैं। और घर जाकर जब आरती उस आम को काटती है तो वहां बहुत सारा सोना, पैसे और ढेरों आम निकल आते हैं। अरे माँ, ये आम तो सचमुच एक जादुई आम है। इसमें देखो कितने सारे आम निकले हैं। हाँ बेटी, मैंने कहा था ना वो एक जादुई पेड़ है। ये सब उसी का कमाल है। अच्छा बेटी आरती, अब तुम ये बताओ, तुम इन सब आमों और पैसों का क्या करोगी? माँ, अब मुझे पता चल चुका है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। अगर मैं लालच करूँगी तो मुझसे ये सारे आम छिन जाएंगे। इसीलिए मैं इनमें से कुछ आम अपने पास रखूंगी और बाकी सब गरीबों में बांट दूंगी। और ऐसे ही फिर वो हंसी खुशी रहने लगते हैं। इसीलिए हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब किसान रहा करता था जिसका नाम रामू था। वह बेचारा था तो बहुत ज़्यादा ईमानदार, लेकिन वह बहुत ज़्यादा कर्ज में डूबा हुआ था। और साथ ही उसकी पत्नी सविता भी रहा करती थी। एक दिन रामू अपनी भैंस को नहलाने के लिए नदी के किनारे ले जा रहा होता है। तभी अचानक सामने से एक सांप आता है। सांप को देखकर भैंस वहीं रुक जाती है। अरे अरे, ये क्या? ये सामने से तो सांप आ रहा है, ये तो मेरी भैंस को काट लेगा। अरे अरे, कोई बचाओ मेरी भैंस को, ये सांप मेरी भैंस को काट लेगा। हट जा बसंती, भाग जा यहाँ से, जल्दी भाग, ये सांप तुझे काट लेगा। बेचारा रामू खूब चीखता चिल्लाता है, लेकिन कोई वहां मदद को नहीं आता और भैंस भी वहां से नहीं हटती। फिर वो सांप उस भैंस को काट लेता है और बेचारी भैंस वहीं मर जाती है। हे ऊपर वाले, ये क्या हो गया? अब मेरे घर का खाना खर्चा कैसे चलेगा? एक यही तो साधन था जिससे मेरा खाना खर्चा चल रहा था। अब मेरा क्या होगा? मुझे सारी बात अपनी बीवी को बतानी चाहिए। अरे सविता और सविता, जल्दी बाहर आओ। सविता, बाहर आओ जल्दी से। अरे क्या बात है जी, आप तो बड़ा कदर कर रहे हो। और आप तो अपनी भैंस नहलाने के लिए गए थे ना, तो क्या हुआ? आपका मुंह क्यों लटका हुआ है? बताइए मुझे, क्या बात है? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे क्या बताऊं सविता, जब मैं भैंस को नहलाने के लिए जा रहा था तो रास्ते में एक सांप ने अपनी भैंस को काट लिया और भैंस वहीं मर गई। हमारे पास हमारे खाने खर्चे का इकलौता साधन था। अब हम खाना खर्चा कहाँ से करेंगे? और अब सेठ के पैसे कैसे वापस जाएंगे? हमारे पास तो और कोई साधन भी नहीं है। हाँ जी, अब क्या होगा हमारा? अब हमारा घर कैसे चलेगा और सेठ जी के पैसे कैसे जाएंगे? वो दोनों इतनी बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ सेठ जी भी आ जाते हैं और आकर बोलते हैं। अरे भाई रामू, तुम हमारा कर्जा कब वापस करोगे? जिसकी वजह से तुम्हारे घर में चूल्हा जलता है, तुम उसी का कर्जा नहीं दे रहे हो। मैं तुम्हारे घर चक्कर लगा लगा के थक चुका हूँ। अरे सेठ जी, हम आपके पैसे तो बहुत जल्दी लौटा देते, लेकिन हमारी इकलौती भैंस जिससे हमारा खर्चा चल रहा था वो भी मर गई और हम उसी से आपका कर्जा उतार देते। अब तो हमारे पास वो भी नहीं है। अब हम आपके इतने सारे पैसे कैसे देंगे? अरे ये तुम्हारी परेशानी है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे मेरा कर्जा का पैसा चाहिए, ब्याज समेत। चाहे घर बेचो या जमीन बेचो, मुझे मेरा हर हाल में पैसा चाहिए। और इस बार तो मैं जा रहा हूँ, अगली बार आऊंगा तो खाली हाथ नहीं जाऊंगा, ये ध्यान रखना। फिर वो बेचारा पैसों के चक्कर में घर से बाहर कोई काम ढूंढने के लिए निकल जाता है। काफी काम ढूंढने के बाद उसे काम नहीं मिलता। फिर वो बेचारा थक हार कर अपने खेत के पास आकर बैठ जाता है और बोलता है, हे ऊपर वाले, मेरी तो इकलौती भैंस भी मर गई और अब मैं सेठ जी के पैसे कैसे चुकाऊंगा? नहीं तो मुझे अपना घर बेचना पड़ेगा, और अगर घर बेच दूंगा तो मैं रहूंगा कहाँ? हे ऊपर वाले, अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। वो इतना बोल ही रहा होता है कि तभी उसके सामने एक चमचमाती हुई चीज दिखाई देती है। वह उसे देखकर बोलता है, अरे ये क्या है?
ये तो बहुत ज्यादा चमक रहा है। ऐसी चीज तो मैंने आज से पहले कभी देखी भी नहीं। और ये मेरे खेत में है। चलो घर चलकर सविता को दिखाता हूँ। अरे क्या हुआ जी? आप तो काम की तलाश में गए थे ना, इतनी जल्दी कैसे लौट आए? क्या पैसों का जुगाड़ हो गया? और ये आपके हाथ में क्या है? ये तो कुछ सोने की चीज लग रही है। हाँ सविता, जब मैं काम मांगने गया तो मुझे कहीं काम नहीं मिला। फिर मैं अपने खेत पर आकर बैठ गया और मुझे वही एक ही चमकती हुई चीज मिली। लेकिन ये तो सोने की लग रही है और अगर हम इसे बेच देंगे तो हमारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। हम बहुत अमीर हो जाएंगे इसे बेचकर। हाँ जी, आप सही कह रहे हो, हम इसे बेच देंगे। लेकिन पहले आप इसे साफ तो कर लीजिए, ये इतना गंदा हो रहा है, ऐसे तो कोई इसे खरीदेगा भी नहीं। अरे ठीक है, लो मैं इसे अभी साफ कर देता हूँ। वो उसे जैसे ही घिसता है तो उसमें से एक जादुई जिन निकलता है और वह बोलता है, हुकुम मेरे आका, मुझे हुकुम दो आका, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? अरे जिन जी, मैं एक बहुत गरीब किसान हूँ और मेरे ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा भी है। और जो मेरी एक भैंस थी वो भी मर चुकी है। अब सेठ मेरे घर हर बार चक्कर लगाता है पैसों के लिए। अब कैसे वो मेरा घर छीन लेगा। इसीलिए आप मुझे एक धनवान आदमी बना दो। इतना सुनते ही जिन उसे एक बहुत अमीर आदमी बना देता है। फिर किसान जिन से बोलता है, धन्यवाद जादुई जिन, धन्यवाद जो तुमने हमारी इतनी मदद की। हम तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे और अब हम सब कर्जा भी उतार देंगे। शुक्रिया जादुई जिन, शुक्रिया। इसके बाद किसान सेठ का कर्जा भी उतार देता है और फिर वो दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं।